नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। राष्ट्रपति ने एक वीडियो संदेश के जरिए जेएनयू के चौथे वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि समावेश, विविधता और उत्कृष्टता के मेल का प्रतिनिधित्व करता है जेएनयू। भारत का एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में 63वां स्थान मिला। रैंकिंग का परिणाम 16 नवंबर 2020 को जारी किया गया था। भारत के 46वें दिन कोरोना के दैनिक मामलों की तुलना में प्रतिदिन ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा। 11वें दिन दैनिक नए मामलों की संख्या 50,000 से कम। और अब खबरें विस्तार से। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने एक वीडियो संदेश के जरिए 18 नवंबर 2020 को जेएनयू के चौथे वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय समावेश, विविधता और उत्कृष्टता के मेल का प्रतिनिधित्व करता है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने एक वीडियो संदेश के जरिए जेएनयू के चौथे वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि समावेश, विविधता और उत्कृष्टता के मेल का प्रतिनिधित्व करता है जेएनयू। भारत के सभी हिस्सों से और समाज के सभी वर्गों से आने वाले छात्र उत्कृष्टता के लिए समान अवसर के माहौल में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में अध्ययन करते हैं। अलग तरह के करियर के इच्छुक छात्र जेएनयू में एक साथ आते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जेएनयू में भारतीय संस्कृति के सभी रंग दिखते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित इमारतों, छात्रावासों, सड़कों और प्रतिष्ठानों के नाम भारतीय विरासत से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जेएनयू के उत्कृष्ट संकाय खुली बहस और विचारों के अंतर का सम्मान करने की भावना को प्रोत्साहित करते रहे हैं। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में भागीदार माना जाता है और उच्च शिक्षा में ऐसा ही होना चाहिए। सीडैक के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के अंतर्गत बने उच्च कार्य प्रदर्शन वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। भारत का एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में 63वां स्थान मिला। रैंकिंग का परिणाम 16 नवंबर 2020 को जारी किया गया था। एआई प्रणाली एडवांस मटेरियल, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री तथा एस्ट्रोफिजिक्स जैसे क्षेत्रों में एप्लीकेशन विकास पैकेज को मजबूत बनाएगी। मिशन के अंतर्गत प्लेटफॉर्म पर ड्रग डिजाइन, रोकथाम करने वाली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए अनेक पैकेज विकसित किए जा रहे हैं। ये एप्लीकेशन विकसित करने वालों के लिए वरदान है। इससे NCMRWF तथा IITM द्वारा मौसम पूर्वानुमान पैकेज की जांच, तेल तथा गैस निकासी के लिए जियो एक्सप्लोरेशन, एरो डिजाइन अध्ययन, कंप्यूटेशनल भौतिकी तथा गणित संबंधी एप्लीकेशनों की जांच में मदद मिलेगी और शिक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भी सहायता मिलेगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि ये ऐतिहासिक है। भारत के पास विश्व में सबसे बड़ी सुपर कंप्यूटिंग संरचना है और ये आज परम सिद्धि एआई की रैंकिंग से साबित हो गया है। भारत में पिछले 1.5 महीने से कोरोना के दैनिक मामलों की तुलना में प्रतिदिन ठीक होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी का ट्रेंड जारी है। देश में लगातार 11वें दिन भी 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए। इसी पर देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 44,739 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि इस समय अवधि के दौरान केवल 38,617 नए मामले सामने आए हैं। इससे सक्रिय मामलों की संख्या में 6,122 की कमी आ गई, जिससे अब ये 4,46,805 रह गई है। अब तक की कोविड-19 के सभी मामलों की तुलना में 5.01% सक्रिय मामले हैं। पिछले कई सप्ताह से औसत दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है।
कोरोना के मामलों में ये गिरावट इस बात को दर्शाती है कि लोगों ने कोरोना से बचने के लिए उपयुक्त व्यवहार को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। यूरोप तथा अमेरिकी देशों में प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते अधिक मामलों के मद्देनजर ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। रिकवरी दर 93.52% तक सुधरी है। ठीक होने वाले कुल मामले 83,35,109 हैं। रिकवरी के नए मामलों में से 74.98% मामले 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। केरल में कोविड से सबसे अधिक 6,620 व्यक्ति ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र से 5,123 दैनिक रिकवरी हुई है, जबकि दिल्ली में 4,421 नई रिकवरी दर्ज की गई है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून: कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, कृषक कीमत आश्वासन अधिनियम 2020 और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। आइए जानते हैं इससे विस्तार में। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। इसमें से एक कानून है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून के बनने से एक ऐसी कानूनी व्यवस्था लागू होगी जिसमें किसान को अपनी उपज, जो उसका उत्पाद है, उसको बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। वो उत्पाद वो किसे बेचे, कब बेचे, कितने दाम पे बेचे, ये इसको निर्धारण करने की किसान को उसको चॉइस मिलेगी और इससे वह अपने उत्पाद का राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकेगा और उसको इसके लिए ना तो कोई फीस लगेगी, ना कोई कमीशन देनी होगी। और इसमें एक ट्रेड एरिया का परिकल्पना की गई है और ये ट्रेड एरिया वो क्षेत्र है जहाँ पर जो
एपीएमसी कानून से द्वारा स्थापित मार्केट है, उसके बाहर का जो क्षेत्र है उसको ट्रेड क्षेत्र की परिभाषा में लाया गया है। और इस क्षेत्र में अगर किसान किसी भी निर्यातक, किसी भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के साथ अपनी उपज को बेचना चाहता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता रहेगी और उसका इसके लिए पूरा एक कानूनी ढांचा उसके पास उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। और अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं किसान की सफलता गाथा। कहते हैं कि जब हम किसी काम को पूरी मेहनत और जज्बे के साथ करते हैं तो उसमें हमें एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण बुटाना गांव के किसान सुल्तान सिंह है। अगर बात की जाए मछली पालन की तो इस क्षेत्र में सुल्तान सिंह का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में देश एवं विदेशों में नाम कमाया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। बीए पास करने के बाद 56 वर्षीय सुल्तान सिंह ने करीब 36 साल पहले 500 रुपए में तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन शुरू किया था। पहली ही बार में 20,000 रुपए खर्च करके उन्हें 1.5 लाख रुपए की बचत हुई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे फादर की ये वर्डिंग थी, कल को तू तो खड्डे खोद देगा सारी जमीन में, तेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया, भाई मैं खड्डे अगर खोद दूंगा तो मैं उसको कामयाब भी करके दिखाऊंगा। सुल्तान सिंह ने सिर्फ 500 रुपए निवेश किए और सुल्तान लखपति बन गए। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया उसके लिए सरकार ने इनकी काफी सराहना की है। पद्मश्री मिलने से सुल्तान सिंह के परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र से सुल्तान सिंह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। पशुपालन की शुरुआत इन्होंने 5 एकड़ से की थी, अब ये 30 एकड़ तक पहुंच चुका है, जिसके साथ साथ इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई है, जिससे कि मछली के 14 से 15 तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इसकी विपणन की जिम्मेदारी भी इन पर ही है। आने वाले समय के लिए मछली पालन के क्षेत्र को आगे लेकर जाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने एक छोटा सा प्लांट लगाया और वो प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी, उसके अंदर मैंने हर तरीके की मछली को, जो कांटे ज़्यादा रहते थे मछली के अंदर, लोग खाना पसंद नहीं करते थे, भाई गले में फंस जाएगा, मर जाएंगे, जो इन लोगों की ऐसी थिंकिंग थी, तो हमने उसको पनीर के रूप में तैयार किया। पनीर के रूप में तैयार करके उस कांटा स्किन सब निकाल के और उसको हमने एक वैल्यू एडिशन दे के उसके हमने प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट का नाम है हमारे कटलेट है, बर्गर है, फिंगर है, टिक्के है, सूप है। मछली पालन हमेशा से किसान भाइयों के लिए बेहद ही मुनाफे का क्षेत्र साबित होता रहा है। अगर किसान अपनी सूझबूझ और बाजार की मांग को देखते हुए मछली पालन करें तो आगे भी मछली व्यवसाय किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी करने में ये काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है।
माता के नाम से मशहूर महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे को देसी बीजों के संरक्षण के लिए पद्मश्री मिल रहा है। जिला कुंभालने के अंबेडकर नगर की रहने वाली राहीबाई ने अपने कच्चे घर में बीज बैंक बना रखा है। उनके पास दाल, मोटे अनाज और तिलहन के पुराने देसी बीजों के भंडार हैं। वो संस्थाओं की मदद से इसे किसानों को देती हैं। कुंभालने जिले की गिनती महाराष्ट्र के अति पिछड़े जिलों में होती है। राहीबाई यहाँ के किसानों को बिना किसी रसायन के प्रयोग की खेती सिखाती हैं और उन्हें पुराने बीजों से होने वाले फायदों के बारे में बताती हैं। उनका मानना है कि देसी बीजों से ही किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बस हवा और पानी की जरूरत होती है। वो अभी 35,000 किसानों के साथ काम करती हैं और इनके सहेजे गए बीजों में 32 फसलों की खेती हो रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने बताया कि 20 साल पहले जब उन्होंने पुराने बीजों को सहेजना शुरू किया था, तब उनके घर वाले उनके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने घर में मना कर दिया था कि बाजारों में मिलने वाले हाइब्रिड बीज से वो खेती नहीं करेंगे और न ही उस फसल को खाएंगे। वो आगे कहती हैं कि 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती के नए तरीके सीखना चाहती थी। शुरू में सब्जियों की खेती पुराने बीजों से शुरू की। तब लोग कहते थे कि इससे कुछ पैदा नहीं होगा। पिछले साल बीबीसी ने राहीबाई को दुनिया भर में प्रेरणादायक और प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची में स्थान दिया था। राहीबाई पीटीआई से कहती हैं कि विश्वास करिए, हम जो इतना बीमार हो रहे हैं उसके लिए हमारा जहर युक्त खाना ही जिम्मेदार है। हम इतना उगा सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए हमें खेती की पुरानी पद्धति और देसी बीजों की ओर लौटना होगा। उनके यहाँ जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उन्हें भी वो यही सिखाती हैं। पराली प्रबंधन पर खास जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। दरअसल पराली जलाने की बड़ी समस्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है और यहीं का धुआं दिल्ली को अपनी चपेट में लेता है। इसलिए सरकार इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में इन्हीं राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये ऐसी योजना है जिसमें खेत के अवशेष खेत में काम आ जाते हैं और अगली फसल के लिए उपयोगी भी साबित होते हैं। जाहिर है, जब खेत के अवशेष खेती के ही काम में ले लिए जाएंगे तो वायु प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा।
आने के लिए 1152 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। किसानों को 80% की सब्सिडी पर पराली प्रबंधन की मशीनें दी गई हैं। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।